हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज करेंगे हम लोग कोस्ट गार्ड नाविक का एक मिनी मॉक टेस्ट, और इस मिनी मॉक टेस्ट के अंदर लगभग सारे सब्जेक्ट मतलब होंगे। जैसे आपके एग्जाम में होता है ना कि फिजिक्स होगा, और जो कि साइंस होता है। जनरली साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो से भी क्वेश्चन मिक्स करके आते हैं सेक्शन 1 के अंदर। और रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके, फिर आपका जो भी है पांचों सब्जेक्ट होते हैं। वैसे इस फुल मॉक टेस्ट के अंदर होगा, बट ये मिनी मॉक टेस्ट है। सेक्शन 1 के अंदर जनरली होते हैं 60 क्वेश्चन, बट यहाँ पे होंगे 40 क्वेश्चन। रीजन, मैथ के क्वेश्चन 20 आते हैं, बट इस मॉक टेस्ट के अंदर मैंने 10 किया है। और जो इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आते हैं उसको मैंने 10 कर दिया है। और साइंस के 10 क्वेश्चन आते हैं उसको मैंने 5 कर दिया। मतलब इसके अंदर 5 साइंस, 5 जीके, 10 इंग्लिश, 10 रीजनिंग एंड 10 मैथ है। ठीक है, ये मिनी मॉक टेस्ट है, करो, बहुत ही मजा आएगा। और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके मार्क्स कितने हैं। और आप चाहते हो कि फुल मॉक टेस्ट लाओ 60 मार्क्स के, तो वो भी जल्द आएंगे। बट उसके पहले आप चाहते हो कि बेस्ट मॉक टेस्ट आपके हाथ लग जाए, तो जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाई करो। ये जो है ना ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, जैसे एग्जाम में होता है, टाइम चलती है, आप मॉक टेस्ट लगाओगे, फिर उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, वीडियो सोल्यूशन। वो वाली मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो बाई कर सकते हो। और बेस्ट मॉक टेस्ट है सेक्शन 1 के अंदर, जिसमें कि इंग्लिश, साइंस, जीके, मैथ, रीजनिंग, पूरी जो सिलेबस को फॉलो करा के टोटल जो है गाइज यहाँ पे 60 क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो उस मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाई करो। बाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप कर लो। व्हाट्सअप का लिंक जो है मैं आपको मैं नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, 7279047787। इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर लो। आपको टेस्ट सीरीज बाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, अदरवाइज नहीं प्रॉब्लम आ रही तो खुद से बाई कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाक से, ज्यादा बातें नहीं। ठीक है, अभी देखो क्या क्या रहा है। निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेमीकंडक्टर? ओके, देखो चालक, अर्धचालक और क्या बोलते हैं आप लोग, सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो ये फर्क क्या है? देखो, एक चालक है जिसके अंदर बिना किसी प्रतिरोध के, मतलब बहुत लेस प्रतिरोध के, क्या बोलते हो, मतलब कोई धारा प्रवाह कर जाएगी। और अर्धचालक का मतलब उसके अंदर जो है ना प्रतिरोध होगी, समझ में आ रहा है, और चालकता भी होगी। और जो सुपर कंडक्टर होता है उसके अंदर प्रतिरोध नाम का कोई चीज नहीं है, बहुत अच्छा वो चालक होता है। फिलहाल यहाँ पे जो है गाइज, यहाँ पे पारा जो है एक तरीके का सुपर कंडक्टर माना जाता है। ठीक है, तो ये अर्धचालक नहीं है। पारा जो है यहाँ पे मरकरी कहते हैं हम लोग। सुपर कंडक्टर क्यों कहते हैं हम लोग गाइज? क्योंकि वो है। और कैसे पता चलता है? थर्मामीटर के अंदर देखिए वो पारा का यूज करते हैं। वो उष्मा का क्या है, सुपर कंडक्टर है। हल्की सी भी गर्मी पड़ती है तो वो पटपट भागने लगता है ऊपर नीचे, जितनी टेम्परेचर होगी वो बता देता है। यही रीजन है कि थर्मामीटर के अंदर पारा का इस्तेमाल होता है जनाब। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। आप कॉपी पे ना मार्क्स लिखते जाना, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए आउट ऑफ 40। क्योंकि आपको भी पता है कि मेरे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाने वाले होते हैं। मैं यूं ही हवा में बात नहीं करता कुछ भी, काफी मेहनत करके टेस्ट तैयार करता हूँ। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? बोलोगे सर ये तो वाट होता है या तो ओम होता है। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर होता है। थोड़ा मैं आपको कंफ्यूज कर रहा था कि आप फट से आंसर कर दो, और हाँ, मैं जब आंसर दे रहा हूँ और उसके बाद आप आंसर देते हो तो अपना क्रॉस कर लेना, इसका मतलब आप गलत हो। ठीक है ना, आगे देखो। और यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जो है ना विद्युत प्रतिरोध पूछा है, विद्युत का आंसर नहीं पूछा है। देखो यहाँ पे मैंने खुद मिस्टेक कर दिया, मैंने ये भूल गया, यहाँ पे रेसिस्टेंस का पूछा है, तो ये जो होगा ओम होगा। और जितने बच्चों ने कमेंट कर दिया ना कि सर आपने गलती बताया, वो चीज फटाक से पहले डिलीट करो। मुझे पता है बहुत सारे यहाँ पे तेजस्वी लोग कमेंट कर रहे होंगे, मैंने ये चीज प्रतिरोध पे ध्यान नहीं दिया, मैंने कुछ और पढ़ लिया इसको। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम है। ठीक है, चलो अच्छा हुआ जो बच्चा बाद में एम्पियर करके भी अपने मार्क्स बढ़ा रहा होगा, वो अपना नंबर काट के जरा सुधार लो। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध का मतलब होता है रेसिस्टेंस। ठीक है, इस चीज पे मेरी ध्यान गई नहीं थी, प्रतिरोध नामक चीज पे। तो इसको ओम कहते हैं, जिसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। चलो काफी मजे ले रहोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। और हाँ, फिर से मैं कह रहा हूँ, जितने तेजस्वी लोग हैं यहाँ पे कमेंट कर दिए होंगे सर सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपने गलती बता दिया, वो डिलीट करो भाई, फालतू में आपके कमेंट फिर मुझे डिलीट करना पड़ेगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 1 2 3 ओम के, मतलब 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के, तीन जो है ना प्रतिरोध है। ठीक है, अब चलो इनको ना श्रेणी क्रम में, सीरीज में जोड़ना है, तो इन टोटल का जो है समतुल्य क्या होगा, इक्विवेलेंट क्या होगा? देखो, अगर ये समानांतर होता है तो 1/R1 1/R2 ऐसे करते हैं, बट ये सीरीज में तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली क्या करेंगे हम लोग, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये है ना न्यूमेरिकल। तो क्या होगा, 1 ओम प्लस में 2 ओम प्लस में 3 ओम, इसका मतलब क्या हुआ 6 ओम, बराबर है ना 6 ओम के। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
फिर कह रहा है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, ठीक है। और ये क्या कह रहा भाई, ये पिघलता है नहीं पिघलता होगा, यहाँ पे हिंदी मिस्टेक है, मैं इंप्रूव कर देता हूँ इसको, रुक जाओ। तो देखो अब हिंदी हो गया सही, थोड़ा सा मैंने इसको कर दिया ठीक। तो पिघलता है होता है, ना कि पिघलता है, ठीक है। तो टंगस्टन जो है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस पे क्या होता है, पिघल जाता है। ओके, तो चलो इसका करेक्ट आंसर ये है। तो जो आपने आंसर किया अगर गलत तो काट लो अपने आंसर को। आगे देखो, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, रिएक्शन नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ। अच्छा ये बताओ, तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। अच्छा एक चीज बताओ, अब हमको कॉमन सेंस है, हम लोग ज्यादातर गोल्ड का क्यों पहनते हैं गहना, इसके पीछे रीजन है ना, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता और खराब नहीं होता है, सिंपली तो गोल्ड हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस वाली चीज थी, नहीं भी आता तो आपको आंसर सही देना था यहाँ पे। फिर कह रहा है कि प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है। ये जीके का 500 सीरीज अगर देखा होगा ना, जिसने पूरा 500 प्लस है, वो आंसर ये सही कर जाएगा, ठीक है। तो ये हॉर्नबिल जो फेस्टिवल होती है वो नागालैंड के अंदर क्या हो जाती है, मनाई जाती है, सेलिब्रेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है भाई। तो ये भी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, नई दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर। और मोस्टली जीके और साइंस के क्वेश्चन इसके अंदर प्रीवियस ईयर है, रीजनिंग के और इंग्लिश के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, और मैथ जो है प्रीवियस ईयर बेस्ड है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उतने बड़े बड़े किसी को याद होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। इन विच बैटल डिड मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद, ठीक है। तो ये चीज पूछ सकता है, तो चंदावर का युद्ध, ठीक है। ये हुआ कब था भाई, 1194 ईस्वी, मतलब 1194 ईस्वी में हुआ था जो चंदावर का युद्ध। उसके अंदर कनौज का जो राजा था जयचंद और उसके बीच मोहम्मद गौरी के बीच में क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, ठीक है। हु कैन डिसॉल्व द लोकसभा इन इंडिया। तो उसको डिसॉल्व कौन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है, तो ये जनरली अपना इंडिया है, फिर यहाँ पे नेपाल है, और इसके बॉर्डर पे बिल्कुल नहीं, अपने इंडिया वाले पार्ट में। इससे नेपाल और भारत नहीं होगा सिर्फ, और नेपाल भी नहीं होगा, सिर्फ भारत होगा, सिर्फ इंडिया, ठीक है। कंचनजंगा जो है इंडिया के अंदर है वो। अभी अपना इंग्लिश का क्वेश्चन है, इजिप्टियन कॉटन इज सुपीरियर देन इंडियन कॉटन। ना देखो ये चीज है, आपको एरर खोजना है। ट्रिकी इंग्लिश पे मैंने आपको पढ़ाया था, ये एडजेक्टिव चैप्टर जो था एडजेक्टिव, उसमें बताया था मैंने सुपीरियर, इन्फेरियर, प्रियर, ठीक है, या फिर जूनियर, ऐसे जितने भी वर्ड्स होते हैं इनके साथ देन का यूज ना होकर टू का यूज होता है। तो सुपीरियर टू इंडियन कॉटन ना, तो यहाँ पे तुलना कर रहे हैं ना, जो इजिप्टियन कॉटन है वो इंडियन कॉटन की अपेक्षा जो होते हैं वो सुपीरियर अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे तुलना देन का नहीं करेंगे हम लोग, देन जो ये कंजक्शन यूज करें इसके जगह पे टू का यूज करोगे, ठीक है। आई हैव सेंट यू अ लेटर लास्ट मंथ, ठीक है। अब देखो कह रहा है आई हैव, एक चीज मैंने बार बार पढ़ाया, जब भी लास्ट या फिर एगो नाम का वर्ड जब भी सेंटेंस में आ जाता है एंड के अंदर, लास्ट या फिर एगो, तो उस पूरे जो है ना टेंस को जो है हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। अब ये हैव नहीं होगा, ठीक है, तो हैव को हटाओ, तो सेंट, ठीक है। आई सेंट यू ए लेटर लास्ट मंथ, तो यहाँ पे हैव को काट दो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स, ठीक है। ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो मतलब वो 200 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो 200 वर्ड्स। तो यहाँ पे जब भी 200 को हम लोग प्लूरल बना रहे होते हैं तो हम लोग हिंदी में कैसे लिखते हैं, 200 शब्दों, ना कि शब्दों, ऐसे लिखते हैं ना हिंदी में, ऐसे थोड़ी लिखते हैं 200 सौ तो नहीं लिखते हो, 100 को हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं। शब्द जो है शब्दों को प्लूरल, मतलब वर्ड को हम लोग प्लूरल बना दिया ऑलरेडी हम लोगों ने। 100 को क्या होगा, 100 का एस नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 100 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में यहाँ पे एरर था, इसमें भी क्या पे ए में एरर था और इसमें सी में एरर था, ठीक है। चलो, राहुल सेड यस आई एम मिस्टेकन, इसमें आपको एक्टिव पैसिव चूज करना है, मतलब ये ऑलरेडी एक्टिव में है, सॉरी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट चूज करना है आपको, एक्टिव पैसिव नहीं है। नरेशन बनाना है इसका, ठीक है ना। तो ये क्या है ना, यहाँ पे राहुल सेड यस आई एम मिस्टेकन, अब यहाँ पे यस नाम का एक वर्ड आ जाता है तो हम लोग उसमें क्या लिखते हैं, राहुल एडमिटेड, मतलब कबूल लेना, ठीक है। तो राहुल एडमिटेड से हो जाएगा, यस हट जाएगा, तो उसने क्या एडमिटेड कर लिया। अब आई का क्या बन जाएगा, राहुल के लिए थर्ड पर्सन का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, तो ही हो जाएगा ना वहाँ पे। तो राहुल एडमिटेड दैट ही वाज मिस्टेकन, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसने टाइम मैंने दिया बिकॉज आप पूरे ऑप्शंस को पढ़ लो और आंसर कर दो, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजेश कुड नॉट कंप्लीट हिज पेपर बिकॉज ही हैड अ हेडेक, ठीक है। अब ये आपका एक्टिव पैसिव है,
ठीक है, ये सेंटेंस एक्टिव में आपको करना है पैसिव में। अब देखो मॉडल का पैसिव बनाते हैं, कुड नॉट है ना, तो कुड नॉट बी हो जाएगा यहाँ पे, तो कुड नॉट बी, तो कुड नॉट बी यहाँ पे भी है, और ये सेकंड वाले में वुड नॉट है, और लास्ट वाले में भी कुड नॉट भी है, और इसके अंदर भी कुड नॉट भी है। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि राजेश जो अपना सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? हिज पेपर, ठीक है, उसने अपने पेपर को नहीं बना पाया। ओके, तो पेपर जो है यहाँ पे वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अब पूरे पैसिव में क्या बन जाएगा? जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, तो पेपर क्या बन जाएगा? द पेपर बन जाएगा ऑब्जेक्ट अपना, बिकॉज हिज पेपर तो सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि शुरू में ही सब्जेक्ट हिज पेपर का हमको लिख देते हैं तो किसका पेपर समझ में आएगा नहीं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? पेपर, और पेपर के पहले द लग जाएगा, द पेपर ऑफ राजेश, ठीक है, कुड नॉट बी। अब हिज पेपर को क्या बनाओगे? द पेपर ऑफ राजेश, ताकि हमको पता चलना चाहिए ना किसका पेपर हो रहा है। अब ये वाला सेंटेंस क्या कह रहा है? द पेपर कुड नॉट बी कंप्लीटेड। अब कौन सा पेपर, किसका पेपर समझ में आ नहीं रहा है? द पेपर ऑफ राजेश कुड नॉट बी कंप्लीटेड बाय हिम, ओके, बिकॉज ही हैड अ हेडेक। तो करेक्ट आंसर अपना सी हो जाएगा 15 का। आगे देखो, सिनोनिम ऑफ बोहेमियन। बोहेमियन का सिनोनिम क्या होता है? बोहेमियन मतलब एक ऐसा इंसान जो अपना हर काम अपने स्वेच्छा से करे, स्वेच्छाकारी कहते हैं, ठीक है, वो दूसरों की बातों को ना मतलब ध्यान ना दे, ना माने, ठीक है, और जो दूसरों की बातों को ध्यान ना देता है और उनकी बातों पे केयर ना करके वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से करता है काम, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? सिनिस्टर, इसका सिनोनिम है। इतना मैं टाइम दे रहा था आपको पढ़ने के लिए और सोचने के लिए, उतना टाइम के अंदर आप कर सकते थे। और बारबेरियंस का मतलब क्या होता है भाई? बारबेरियंस का एंटोनिम्स पूछा जा रहा है, आप ऑप्शंस पढ़ लो और आंसर दे दो फट से। बारबेरियंस, बारबेरियंस का आपसे 4 ऑप्शन है, सिविलाइज, क्रूल, अनसिविलाइज और बैड। अब देखो क्रूल का मतलब क्या होता है? क्रूर। अनसिविलाइज का मतलब होता है मतलब असभ, और बैड का मतलब भी खराब, ये सारे निगेटिव देने वाले हैं। और सिविलाइज का मतलब क्या होता है? सभ्य। और एक इकलौता वर्ड ऐसा है जो कि पॉजिटिव अर्थ दे रहा है, तो ऑब्वियसली आंख बंद करके भी सिविलाइज कर देते, 3 को एलिमिनेट करके एक को चूज कर लो, सिंपली एलिमिनेशन का जो तरीका है ये चीज सीख जाओ। बारबेरियन का मतलब होता है असभ्य इंसान, और सिविलाइज का मतलब होता है सभ्य इंसान, ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा इसका। अब एक इडियम एंड फ्रेज पूछ रहा है, मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ मैंने ट्रिकी इंग्लिश में पढ़ाया था आपको, एक ऐसा इंसान, आदमी जिसका कोई महत्व ना हो, गैर महत्वहीन इंसान कहते हैं हम लोग, ठीक है, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या हो जाएगा? ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, जिसकी कोई महत्व ना हो, ठीक है, महत्वहीन, गैर महत्व, जो भी कह लो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है आपसे, मर्डर ऑफ अ ब्रदर। मर्डर ऑफ अ ब्रदर क्या हो जाएगा? पैट्रीसाइड, रिजिसाइड, होमिसाइड या फिर फ्रैट्रीसाइड। आप जरा सा दिमाग में लगाओ, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रैट्रीसाइड, ठीक है, तो फ्रैट्रीसाइड जो होगा वो क्या हो जाता है? मर्डर ऑफ अ ब्रदर। तो डाउट मत कहना कि फ्रैट्रीसाइड फादर का होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, करेक्ट आंसर यही है, ठीक है, वो पैट्रीसाइड होता है, ठीक है, चलो, सॉरी फ्रैट्रीसाइड होता है, ठीक है, चलो, मर्डर ऑफ अ ब्रदर, फ्रैट्रीसाइड। अब 20 नंबर क्या आ रहा है कि करेक्टली स्पेलिंग चूज करो इसमें से, करेक्टली वर्ड क्या बोल रहे हो भाई? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एक्साग्रेट, एक्सीग्रेट और एक्साग्रेट, ये जो भी एक्साग्रेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के किसी बात को, किसी काम को या फिर बात को, कोई चीज बता रहे हो तो बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो भाई, तो एक्साग्रेट का करेक्ट स्पेलिंग है ए नंबर, ठीक है, EXAGGERAT, एक्साग्रेट मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के। 21 नंबर कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई, ठीक है, और डिवाइड को प्लस, और प्लस को डिवाइड और मल्टीप्लाई को माइनस। तो बताओ प्रश्न का उत्तर ज्ञात करो, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करो, और आप वीडियो को रोक के जरा सॉल्व करो, ठीक है, मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा। 23, 20, 35, 2 और यहाँ पे 10 है ना, यहाँ पे सिंपली देख लो, यहाँ पे क्या है भाई? 10 है, प्लस है, फिर यहाँ पे 10 है। अब देख लो यहाँ पे प्लस को क्या कह रहा है? प्लस को सिंपली इसने कहा है, यहाँ पे देखो जहाँ पे कर्सर जा रहा है, ये प्लस को डिवाइड कहा जाता है, ठीक है, तो हम लोग लास्ट में यहाँ पे डिवाइड देते हैं। फिर यहाँ पे क्या है? 35 - 2, तो माइनस को क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई, तो इसको कर लो मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पे डिवाइड को क्या कह रहा है? डिवाइड को प्लस कह रहा है, ओके। अब यहाँ पे बचा क्या? आपका माइनस बच गया, तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? जो 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो 10 है, इसको हम लोग बटा में यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10, तो हो जाएगा 2 × 5 = 10, तो 5 × 7 = 35, ठीक है। अब शायद ये 35 और 23 जोड़ दो, तो 30 - 20 = 10 हो जाएगा, ठीक है, ये 20 हो जाएगा, और इसका करेक्ट आंसर 10। आपका अगर 10 आ रहा है तो सही है, अदरवाइज आप ले जाओ 0 नंबर यहाँ से। आगे क्या रहे? क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? देखो 753 को 83 लिखा जा रहा है, 642 को 56 और 891 को 1। देखो अब दिमाग लगाओ जरा, वीडियो को रोकिए, क्या होगा यहाँ पे? सिंपली मैं बता रहा हूँ आपको सॉल्यूशन। देखो
ठीक है, का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ के देखो 83 आ जाएगा। देखो ये काम तो आप कर सकते हो ना, कितने भी मतलब नहीं आता, ये भी नहीं आता, आता होगा। 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करो 56 आएगा। वैसे ही आप 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करो। ठीक है, करो करो करो, कर लोगे आप तो ऑब्वियसली अब क्या आ जाएगा, 4 1 5 और 1 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 12 13 14। ठीक है, 146। अगर किसी का 156 आ रहा है तो ले जाओ प्रसादी यहाँ से 0 नंबर। ठीक है, प्रसाद में एक लड्डू ले जाना और क्या। और यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ये देखो कह रहा है ना, निम्नलिखित आकृति में वर्ग जो है एथलीट को दिखा रहा है। ठीक है, स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है एथलीट को, और त्रिभुज इंजीनियर्स को, मतलब ट्राइंगल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंजीनियर्स को, और वृत्त जो है पिताओं को, और जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फादर को। ठीक है, रेक्टेंगल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एंटरप्रेन्योर को, मतलब आयत उद्यमियों को। तो बताओ इनमें से कौन सा समूह है जो एथलीट को प्रदर्शित करता है, जो या तो उद्यमी है या फिर पिता है। अब देखो ये बोल रहा है ना कि कौन सा ऐसा है जो एथलीट को बता रहा है। ठीक है, एथलीट होने चाहिए, उसके साथ साथ या तो एंटरप्रेन्योर होने चाहिए या फिर फादर होने चाहिए, इन तीनों में से। तो एथलीट को कौन दर्शा रहा है भाई, यहाँ पे देख लो, एथलीट को दर्शाने वाला है कौन सा, वर्ग जो है स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर जो है एथलीट्स को दर्शा रहा है, और एंटरप्रेन्योर को कौन सा दर्शा रहा है, आयत। ओके, अब क्या है ना कि यहाँ पे एफ से हमने क्या लिखा भाई, पिता को, फादर। अब फादर को कौन सा, सर्कल जो है फादर को दर्शा रहा है। देखो वो पूछ रहा है कौन सा समूह जो है एथलीट्स को, तो वो तो स्क्वायर में होने चाहिए, और या फिर स्क्वायर के अलावा रेक्टेंगल में होने चाहिए या फिर सर्कल में, और ट्रायंगल के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उससे कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो यहाँ के अंदर जो है ना वो इन तीनों के अंदर, तो ये नहीं कह रहा कि इन तीनों में होने चाहिए, या देखो एथलीट स्क्वायर के अंदर कंपलसरी है कि वो स्क्वायर के अंदर हो, और स्क्वायर के अंदर होने के साथ साथ ई में भी हो सकता है और सर्कल में भी हो सकता है। तो उसमें कौन कौन से, स्क्वायर में एक एफ है, वो रेक्टेंगल में भी, और स्क्वायर के अंदर ई है, और स्क्वायर के अंदर क्या है, ये एच हो, तो अपना एच तो होगा नहीं, बिकॉज वो स्क्वायर के अंदर नहीं है, रेक्टेंगल के अंदर है। तो है कौन सा भाई, वो डी हो गया ना यहाँ पे, स्क्वायर और सर्कल के अंदर। तो डी जो है स्क्वायर और सर्कल दोनों के अंदर है, एफ जो है वो स्क्वायर के अंदर और रेक्टेंगल के अंदर है, और ई जो है ना इन तीनों के अंदर है। तो एफ ई डी फैड, तो ये जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी टाइम ले लिया इस बंदे ने। एक घड़ी प्रत्येक 1 घंटे में 5 मिनट बढ़ती है, सेकंड की सुई 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का चक्कर लगाएगी। देखो सबसे पहले तो बताओ, ये घड़ी जो है पूछ रहा है एक बार अगर 1 मिनट में मतलब कितने चक्कर लगाएगी, कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो एक बार चक्कर लगाने में 1 मिनट हो जाता है, और एक चक्कर लगाने में टोटल कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 360। तो सर ऑप्शन में नहीं आ रहे भाई, रुको पूरा क्वेश्चन तो पढ़ो। कह रहा है कि एक घड़ी प्रत्येक 1 घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो 5 मिनट बढ़ रही है ना 1 घंटे में, तो सेकंड की वाली भी सुई ना एक्स्ट्रा उतनी ही बढ़ेगी। तो 5 मिनट में जो देखो पूरे 300 मतलब एक से समझो यहाँ पे 12 से लेके वापस से 12 में आने पे वो पूरे क्या कर रही है, 12 टर्म्स को पार कर रही है, मतलब या फिर घंटे की सुई मान लो 12 घंटे में जब पार करती है तो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 1 घंटे में कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, 3 घंटे का। तो वैसे ही सेकेंड का जो है ना 12 से लेके 1 2 6 8 9 10 11, मतलब ये जो भी है बीच में छूट गया छोड़ दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा कवर करने में इसको लग जाता है 360 डिग्री सेकंड की सुई को। ये सिर्फ ये 5 मिनट बढ़ रही है ना, तो 5 मिनट मतलब 12 से 1 के बीच में, तो सेकंड वाली भी सुई उतनी ही डिग्री ज्यादा बनाएगी एंगल। तो 12 से 1 के बीच में कितने डिग्री की एंगल बन रही है, तो 30 डिग्री की। तो सेकंड की सुई एक बार 360 डिग्री और एक्स्ट्रा लेगी वो 30 डिग्री, तो टोटल कितने डिग्री का एंगल बन गया भाई साहब, 390 डिग्री। तो करेक्ट आंसर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, और समझ में नहीं आया ना तो आप मेहनत करो थोड़ा सा, पता है कैसे करो, यूट्यूब पे सर्च करो, लिखो ना क्लॉक रीजनिंग बाई A to Z स्टडी, 2-3 पार्ट्स में वीडियो होंगे, देख लो, आपकी नैया पार हो जाएगी जिंदगी की, और कुछ करना है नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या कह रहा है, एक महिला 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। ठीक है, क्वेश्चन में देखो लिखा है भाई यहाँ पे, और फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, और दक्षिण की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलती है, और फिर अपनी बाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ पे है, अब कहाँ पे है ये चीज तो अब निकालो, अब कहाँ पे है। सबसे पहले उत्तर की ओर जा रही है 3 किलोमीटर, ठीक है, फिर यहाँ से वेस्ट में मुड़ जाने उसको 4 किलोमीटर, यहाँ से फिर दक्षिण की ओर जाने हैं भाई साहब उसको 7 किलोमीटर। अब यहाँ से अपने लेफ्ट मुड़ रही है और 4 किलोमीटर चल रही है, ये लेफ्ट हो जाएगा ना उसके, जब भी साउथ में जाते तो अपने राइट साइड लेफ्ट होता है। तो ये वाला जो डिस्टेंस बचा वो कितना बचेगा,
तो ऊपर से नीचे तक 7 किलोमीटर है ना, ये ऊपर से नीचे तक, तो ये 3 किलोमीटर, तो बचा क्या, ये वाला 4 किलोमीटर बच गया। 7 में से 3 घटा लो, करना क्या है लॉलीपॉप, और किस डायरेक्शन में है ये भी समझो। ये किस डायरेक्शन में है भाई साहब, पहले हम लोग चले थे यहाँ पे, यहाँ से पहुंच गए यहाँ पे, तो अभी किस डायरेक्शन में है, साउथ में है ना पहले की अपेक्षा, तो 4 किलोमीटर साउथ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ए हो जाएगा। आई होप कि इसके अंदर कोई डाउट होगा नहीं, डाउट है भी तो 2-3 बार देखो, फिर भी डाउट है तो एक काम करो, जाके जो मैंने रीजनिंग पढ़ाया है प्ले लिस्ट जाओ, मिल जाएगा आपको यूट्यूब चैनल पे, पढ़ लो जाके, और क्या कर सकते हो। एक महिला की ओर संकेत करते हुए शंकर ने कहा, उसका पति गोपी का इकलौता बेटा है जिसकी शादी निधि से हुई है, जो मेरी दादी है, वह महिला शंकर से कैसे संबंधित है। समझो, वह महिला शंकर से कैसे संबंधित है, बहुत बड़ा सवाल हो गया, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखो क्या कह रहा है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए शंकर ने कहा कि उसका पति, कौन, किसका पति, महिला का पति, महिला मतलब इस विमेन का हस्बैंड, ठीक है, इसका जो हस्बैंड है ये, इसका जो पति है गोपी का इकलौता बेटा है। ये किसका बेटा है भाई साहब, गोपी का, ये गोपी का इकलौता बेटा है जिसकी शादी निधि से हुई है, मतलब किसकी, गोपी की। अभी ये निधि शादी कर लिया भाई साहब, अब मतलब इसका हस्बैंड जो है वो निधि का बेटा और निधि उसकी माँ है, ठीक है। और जो मेरी दादी है, कौन, निधि इसकी दादी है, मतलब ये गोपी का इकलौता बेटा है और निधि किसकी दादी हो जाएगी, उसके, मतलब जो गोपी के इकलौते बेटे की ना, यहाँ पे ये बेटा कौन है, शंकर है, शंकर ही बोल रहा है ना, निधि मेरी दादी है। तो इस महिले से क्या रिलेशन निकल गया इसका, ऑब्वियसली मतलब उसने पापा की वाइफ है वो, तो पापा की वाइफ क्या लगती है, उसकी डार्लिंग मदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 क्या कह रहा है। ये कह रहा है दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण अवरोही क्रम है, मतलब अवरोही क्रम में जब दर्शाओ यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में, सीक्वेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा लिख लो, उसके बाद क्या आएगा लिख लो लिख लो लिख लो, फिर पलट देना उसको, ठीक है। तो इनमें पेड़, पेपर, बीज, पौधे, जड़, पहले क्या आता है, सबसे पहले बीज लाओगे, बीज लाओगे 3 नंबर पे है, काट कूट कर लो। बीज में से क्या, छोटा सा जड़ निकलेगा 5 नंबर पे, जड़ में से एक छोटा सा पौधा निकलेगा जो कि 4 नंबर पे, ओके। और पौधे से क्या, पेड़ बन जाएगा। अब पेड़ के पत्तियों से या फिर तनों से क्या बना लोगे आप, पेपर बना लोगे। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में बोला है, ठीक है। तो 3 से कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर बोला, आपको पलट दो, तो 2 1 4 5 3, ठीक है। 21 453 करेक्ट आंसर अपना बी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि हॉर्स को अगर हम लोग GINPQSRTDF लिखते हैं तो बताओ जॉकी को उस भाषा में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे HORSE, ठीक है, हॉर्स को यहाँ पे लिख सकते हैं GINPQSRTDF, ठीक है। अब यहाँ पे जनरली देखो क्या है, H के पहले क्या होता है G और उसके बाद होता है I, ठीक है। O के पहले N और O के बाद P, जस्ट एक अल्फाबेट पहले और एक अल्फाबेट बाद वाला आपको यहाँ पे लिखते जाना है। तो सेम चीज़ यहाँ पे जॉकी के साथ भी फॉलो कर लेना, ठीक है। JOCKEY जॉकी, ओके। J के पहले क्या होता है I, J के बाद K, M फिर है ना क्या होता है NOP, ठीक है। तो मतलब O के जस्ट पहले का अल्फाबेट और O के बाद के अल्फाबेट, तो यही लिखते जाओ, तो B हो जाएगा और C, फिर C के बाद D हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ फॉलो कराओ, IKNPBD, तो ये है ऑप्शन नंबर 1 में पूरा आपको मैच कर जाएगा, ठीक है। तो 28 का ही हो जाएगा, मैंने पूरा लिखा नहीं, आप लिखो कॉपी पे, आपका जो है करेक्ट आंसर यहाँ से मिल जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। 29 में कह रहा है कि PQRS 5 फ्रेंड्स हैं जो कि विद्यार्थी हैं, एक बेंच पर बैठे हैं। QP के बाएं तरफ है और T के दाएं तरफ है, S दाहिनी छोर पर अंत पर है और R इसके बाएं में है, तो बाएं से तीसरे स्थान पर कौन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अच्छे से अगर पढ़ते हो तो इसको आपको एक चीज़ मिलेगा, एक बेंच बनाओ, ठीक है। अब क्या है ना कि Q जो है P के बाएं तरफ है, तो मान लो P यहाँ पे है, तो P के लेफ्ट साइड में कौन है, Q है, ठीक है, जस्ट क्लियर। अब बोल रहा है और T के दाएं है, तो ये Q जो है वो T के राइट साइड में है, S दाहिने छोर से अंत पे है, तो राइट साइड से अंत पे कौन सा हो जाएगा S। और बोल रहा है R जो है S के लेफ्ट में है, तो R जो है S के लेफ्ट में हो जाएगा, तो लेफ्ट से तीसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा, P हो जा रहा है यहाँ पे, करेक्ट आंसर P हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है इसका। और 30 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 7 12 19 वगैरह वगैरह डॉट डॉट, तो फिर ये जो है वाट के जगह पे क्या हो जाएगा। तो थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप देखोगे यहाँ पे क्लास को कि यहाँ पे वाट के जगह पे क्या हो जाएगा, सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। लाइक 7 को हमने 7 कैसे लिखा, 2 का Q क्या होता है, या फिर आप U लिख सकते हो, इसको छोड़ो Q मत करो। 7 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर पे 3 जोड़ दो तो भी 7 आ जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर करोगे, 3 जोड़ दोगे तो 3 के 9, 3 12, ठीक है। 4 का स्क्वायर कर दोगे, 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 19, ठीक है।
5 का स्क्वायर प्लस 3 जोड़ दो 28, 6 का स्क्वायर प्लस में 3 जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 39, ठीक है। वैसे सीरीज को आप कंटिन्यू करो, ऑब्वियसली फिर 7 का करो स्क्वायर करके 3 करो, फिर 8 का स्क्वायर करके 3 करो, मतलब 3 क्या करो प्लस करो, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट क्या आ रहा है, आप जरा इमेजिन करो कि आपका 9 का स्क्वायर करोगे और फिर 3 जोड़ोगे, क्योंकि गाइस देखो यहाँ पे 67 है, 8 का स्क्वायर प्लस 3 है ना, 64 प्लस 3, और यहाँ पे वाट की जगह पे क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 3, 81 प्लस 3 84, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें अंदर कुछ तो था नहीं, अच्छा एक चीज छोड़ दिया, बोलोगे सर इतना किए तो फिर आप एक क्वेश्चन और कर सकते थे, 52 को स्क्वायर करके अपने लोग 3 कर लेते तो 49 प्लस 3 ये लोग आत्मा को शांति मिल गई यहाँ पे भी, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हम लोग। 31 कह रहा है कि एक तार को जब एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो यह 616 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरता है। यदि तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो क्षेत्रफल का मान लगभग कितना होगा। ऑब्वियसली देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप पहले तो ये देखो, एक तार को जो ना क्या कह रहे हैं हम लोग वृत्त के रूप में मोड़ रहे हैं, तो इसका एरिया दे रखा है हमको। सबसे पहले क्या मिल गया, एरिया ऑफ सर्कल मिल गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू है 616, ठीक है। तो 22/7 इज इक्वल टू, हमको आर का वैल्यू पता नहीं है तो आर स्क्वायर छोड़ दो, ये 6 1 6, और 22 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। ये कितने बार में कट जाएगा भाई, 22 इंटू करोगे कितने, और 616 तो आपका 28 बार में कट जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 28 इंटू 7 196, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 196 क्या हो जाएगा 14। तो हमको रेडियस का वैल्यू मिल गया ऑलरेडी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, यदि तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो सबसे पहले तार की लेंथ हमको पता होनी चाहिए। तो लेंथ मतलब 2 पाई आर, एक सर्कल की जितनी पेरीमीटर होती है, सर्कमफेरेंस मतलब क्या बोलते हैं उसको, परिधि होती है, ठीक है। आप पेरीमीटर भी बोल सकते हो उसको। तो जितनी परिधि होती है वो तार का लेंथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7 डिवाइडेड बाई 14। तो ये डिवाइड कर लो, ठीक है। 22 दूनी 44, और 44 इंटू 22 कर लोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, तो आराम से कर लोगे, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद। जरा मैं मल्टीप्लाई कर लूँ साइड में, यहाँ पे रफ कर लेता हूँ तब हमको पता चल जाएगा ये कितना हो जाएगा। अरे इसमें रफ करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, बहुत ईजी सी टॉपिक है। यहाँ पे 22 दूनी 44 दूनी 84, और क्या करना है, क्या इसके अंदर कुछ भी रफ नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो ये कर सकते हम लोग, ठीक है। 22 इंटू 2 मतलब 44, और 44 इंटू 2 है ना, मैं 14 से मल्टीप्लाई करने दिमाग में आ गया था, तो ठीक है आपका 84। तो करेक्ट आंसर 84 होगा। नहीं, ये तो तार का लेंथ हो गया ना आपका, सॉरी 88 हो जाएगा ना यहाँ पे 88। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, जरा रुक जाओ मैं मिटा देता हूँ। ये अपना सिंपल सा हो जाएगा 88, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, पहले ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जा रहा है बट समझो यहाँ पे, ये तार का लेंथ हो गया आपका, ठीक है। तो तार का लेंथ हमसे नहीं पूछ रहा है, पूछ कह रहा है ना कि अब एरिया कितना हो जाएगा, जो तार के जो है उस तार से अगर हम कोई स्क्वायर बनाते हैं तो हम तार का लेंथ 88 है, जब स्क्वायर बनाओगे तो ऐसे बनेगा वो। तो एक ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 88/4 इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। तो ये एक साइड आ गया इस स्क्वायर का 22 22 और 22, तो 22, ठीक है। एरिया क्या हो जाता है ए स्क्वायर होता है, तो 22 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 484 सेंटीमीटर। अब जरा यहाँ पे मैं डिस्टर्ब हो गया था तो फिर उल्टी सीधी कैलकुलेशन कर रहा था बैठ के, बट आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे है आपका 88 आ गया, यहाँ पे क्या ये आ जाएगा आपका 2 पाई आर, पूरे तार का लेंथ आ गया 88 सेंटीमीटर। तो अगर 88 सेंटीमीटर लंबे एक तार से अगर हम एक स्क्वायर बनाते हैं तो उसकी एक साइड की वैल्यू को निकालना हो तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 22 आ जाएगा। उसके बाद ए आ गया आपका 22, तो आप ए का स्क्वायर कर दोगे तो आपका एरिया आएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ओके। आगे देखो 32 कह रहा है 4 घंटियां एक निश्चित समय पर एक साथ बजती हैं, इसके बाद वे क्रमशः 6 8 10 और 12 सेकेंड के जो है ना अंतराल पे इंटरवल पे क्या करती हैं, रिंग करती हैं। तो कितने मिनट के बाद वो फिर से पहली बार 7 बजेंगी। आराम से कर सकते हो आप इसका। 4 घंटी है एक निश्चित समय पर एक साथ बजती हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा ना कि कुछ घंटियां एक साथ बज रही हैं, कुछ लाइट्स एक साथ जल रहे हैं, या फिर कुछ लोग एक साथ दौड़ रहे हैं, फिर कितने टाइम पे वो एक साथ फिर से मतलब मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन हो तो सिंपली जो जितने भी डिजिट्स होते हैं 6 8 10 12 इनका एलसीएम निकालो, बिकॉज ये एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का है। और एलसीएम निकालो, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 122, और ये जो हो गया सेकेंड, मतलब वो दोबारा से जब वो मिलेंगे ना 120 सेकेंड बाद मिलेंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ कह रहा है मतलब वो पहली बार या फिर दूसरी बार या फिर तीसरी बार जो भी है, जब वो एक साथ मिलेंगे, एक साथ बजेंगे, जो भी चीज़ें दी रहेगी क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ लेना आप, आदमी है कि घंटी है कि बत्ती है, जो भी है लाइट है, तो 120 सेकंड के जब भी इंटरवल पे ना वो एक साथ बार बार क्या हो जाएंगे, बजेंगे, चाहे जो भी होंगे। ठीक है, तो ये 120 सेकंड को अपने को मिनट पे पूछ रहा है। ठीक है, कितने मिनटों बाद, तो 120 सेकंड को मिनट में डिवाइड कर दो 60 से, तो 2 मिनट्स के बाद वो क्या हो जाएंगे, एक साथ। ये है क्या भाई, यहाँ पे घंटी है, रिंग करेंगी हर 2 मिनट पे एक साथ। ठीक है, मतलब जैसे 2 मिनट हुआ तो वो बार बार हर 2 मिनट पे वो एक साथ क्या हो जाएंगे, बजेंगे। ठीक है, चलो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है 33, 5,000 रुपये पर 10% की वार्षिक दर से अपना कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, क्या हो जाएगा। ये लॉजिक कुछ भी नहीं है, आराम से कर सकते हो आप इसको। कंपाउंड इंटरेस्ट जस्ट हम लोगों ने फिर कंप्लीट किया, तो 5,000, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, पूरा ये ब्रैकेट कर लो, ये क्या हो जाएगा भाई, 1 प्लस में कह सकते हो R/100 का पावर टाइम हो जाता है। तो टाइम यहाँ पे मैंने R का वैल्यू लिखा नहीं, R का वैल्यू रेट दे रखा अपने को 10%, 10 कह दो, और ये टाइम दे रखा है ड्यूरेशन 3 इयर्स का। ओके, अब -1 करके इज इक्वल टू इतना कर लो सिंपली, तो 5,000 इतना, तो ये हो जाएगा 100 + 10 इज इक्वल टू 110/100 का पावर ये इतना -1, तो ये 0 0 कट गया, तो 11 का पावर क्या हो जाएगा, 121, पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 121 डिवाइडेड बाई 100 -1। ठीक है, तो सिंपली कर सकते हो आप, 121 में से 100 घटा लो, तो 21 बटा में 100, ये 0 0 कट गया। अब कर लो 21, ये हो जाएगा 0, ठीक है, 2 0 कट गया थे, तो ये 5 5 दूनी 10, तो ये आपका यहाँ पे कुछ फिर से मिस्टेकन है क्या भाई, मिस्टेकन तो है। यहाँ पे देखो स्क्वायर करना नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, क्यूब करना है। ठीक है, जरा रुको, आज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, आई डोंट नो वाई, थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन इधर उधर जा रहा है मेरा आज। अब यहाँ पे मैं स्क्वायर कर रहा था, क्यूब है, तो 11 का क्यूब करना है सर, तो 11 का क्यूब होता है ये 1331 होता है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1000 -1, अब अपना सही आंसर आएगा। ठीक है, 5000 माइनस, अब देखो 1131 माइनस, मैं शॉर्टकट के चक्कर में गलतियाँ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 000 माइनस 131 बटा में 000, तो 3 0 कट गए आपके, तो फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16,655 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो, तो आपका बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज कैलकुलेशन में ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं, और इसका रीज़न देखो, मिस्टेक कुछ भी नहीं है, हम लोग स्टेप छोड़ने के चक्कर में, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि एक स्टेप छोड़ के आगे जल्दी से बना दूँ। ठीक है, यही रीज़न है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, एंटनी और विकास, ठीक है, एंटोनी नाम का कोई बच्चा है और विकास एक साथ 20 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकते हैं, और अकेले विकास इसको 25 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेगा। तो एंटनी अकेले जो है इस काम को कितने डेज के अंदर कंप्लीट करेगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है एंटनी और विकास इसको कर रहे हैं 20 डेज के विदिन, अगर वो मिलकर काम करते हैं। विकास 25 डेज के विदिन इसको अकेले कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, नॉट एन इशू, इजिली हम लोग कर सकते हैं। तो ये किसी एक इंसान का अकेले पूछेगा तो क्या करोगे, D1 D2, और जो बड़ा है ना उसमें से छोटा घटा लो। ठीक है, तो 25 × 20 डिवाइडेड बाई 25 - 20 इज इक्वल टू 25 × 20 डिवाइडेड बाई 5, 25 25 5 दूनी 10, ये 100। ठीक है, तो ये 100 हो गया, तो यहाँ पे 100 हो गया। आप क्या चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो अकेले जो है 100 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेगा। किसका पूछा क्या है भाई, एंटनी अकेले कितने दिन में करेगा, तो 100 दिनों में करेगा। वो कह रहा है कि दो व्यक्ति पी और क्यू एक दूसरे से 8,844 मीटर की दूरी पर है, वे दोनों एक साथ एक ही दिशा में क्रमशः 12 मीटर प्रति सेकंड और 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल चलाना शुरू करता है। पी कितने समय में क्यू से आगे निकल जाएगा। ठीक है, कर सकते हो आप इसको कैसे, देखो यहाँ पे पी और क्यू एक दूसरे से 844 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, पी और क्यू। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे है, ये ऐसे अगर हम लोग पूरा चार्ट बना के बनाए तो फिर बनेगा नहीं, मज़ा नहीं आएगा। हम लोग क्या करेंगे ना, इसका मैंने आपको चोर और पुलिस वाला पढ़ाया था ना, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो पी कितने समय के बाद उससे मिलेगा, तो टी बराबर क्या होता है भाई, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाता है। अब डिस्टेंस यहाँ पे है 844 है, अब स्पीड यहाँ पे 12 है और 8 है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड हमको देखना होगा। अब रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम घटाएंगे, तो 12 - 8 करेंगे। अगर वो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे होते तो हम 12 + 8 कर लेते, बट यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर रनिंग कर रहे हैं, तो 12 - 8 कर लो, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम का वैल्यू यहीं पे आ जाएगा आपका 211, तो ये सेकंड्स के अंदर है। ठीक है,
तो इसको हम लोग 211 सेकेंड को मिनट में करेंगे, तो कन्वर्ट कर लो आप लोग, 60 से कर लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6 × 18 180, ठीक है। तो 3 मिनट 31 सेकेंड, ठीक है, 3 मिनट 31 सेकेंड, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। और जो चोर और पुलिस का क्वेश्चन कहता है ना कि कोई चोर जो है कोई सामान चुरा के भाग रहा है और कुछ टाइम के बाद किसी स्पीड से पुलिस भी उसके पीछे भाग रहा है, तो उसी लॉजिक पे है ये। आगे देखो 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कंपनी का लगातार 7 साल का औसत जो है ना राजस्व दे रखा अपने को, कितना दे रखा है 79 लाख रुपीज़, ठीक है। तो 7 साल का एवरेज है ना यहाँ पे, तो 79 × 7 कर लो, टोटल 7 साल में उसने कितने रुपए राजस्व मतलब टैक्स पे किए होंगे, ये चीज़ आप यहाँ से निकाल सकते हो, 553 हो जाएगा, ठीक है, 553। अब यदि वो ये पहले 4 वर्षों का राजस्व है 74 × 4 कर लो, ठीक है, क्योंकि वो 74 लाख रुपीज़ वो टैक्स है, 4 साल का एवरेज है वो भी, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 296 आ जाएगा आपका। फिर कह रहा है अंतिम 4 वर्षों का औसत जो है 36 लाख रुपीज़ हो जाएगा, 36 × अगले 4 ईयर, नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए है ना आपका, तो 344, तो देखो टोटल 8 ईयर्स का यहाँ पे पहले दे रखा है, ठीक है। हमको निकालना है 7 ईयर्स का, बट यहाँ पे वैल्यू 8 ईयर्स का है, तो इन दोनों को जोड़ के 553 में से माइनस करा लो, आपका जो ये फिर बीच वाला जो हो जाएगा ना चौथे ईयर्स का टैक्स वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 640 हो गया पूरे 8 ईयर्स का, तो 640 में से 553 कर लो माइनस, तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा ना यहाँ पे 87 लाख, ठीक है, 87 लाख रुपीज़ उसके पास हो जाएंगे पूरे चौथे महीने का। ओके, चलो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं फिर। मनाली और निकिता की वर्तमान आयु में अनुपात का क्रमशः 10:8 का रेशियो है, ठीक है। इनका रेशियो दे रखा है, 2 गर्ल्स का एज का रेशियो दे रखा है। बोल रहे हैं ना कि आफ्टर 6 ईयर 6 साल के बाद उनकी आयु का रेशियो हो जाएगा 11:9। तो निकिता की आयु ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ देखो, 2 चीज़ें दे रखी है हमको। पहले यहाँ पे ये देखो, मान लेते 2 तरीके से बनाते बेसिक। मान लो पहले वाले का 10x था, दूसरे वाले का 8x था, दोनों में 6 ऐड करोगे तो इनका वैल्यू हो जाएगा 11:9, ठीक है। इस तरीके से x का वैल्यू आ जाएगा 6, और कह रहे हैं ना कि अपने को मनाली का दे रखा है 10x और निकिता का दे रखा है 8x, ठीक है। तो निकिता का पूछ रहा है, तो 8 × 6 कर लो 48। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो कि मैंने किया नहीं है और मैं करता भी नहीं हूँ। मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। 2 रेशियो दे रखे हैं अपने को, 8:10, और यहाँ पे क्या दे रखा है 11:9, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है, तो दोनों में कॉमन है 6, क्योंकि 6 साल के बाद। तो मल्टीप्लाई करो किसको, इन दोनों को क्या कर, देखो सेकंड रेशियो क्या है 11:9, दोनों को माइनस कराओगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा। अब बटा क्या करोगे, 10 × 9 कितना हो जाता है 90, और 11 और × 8 कितना होता है 88। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लो, बच जाएगा 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो x का वैल्यू हम उतना बड़ा कैलकुलेशन से कर रहे थे, आपका x का वैल्यू ऐसे ही आ गया। और निकिता का एज है आपके पास 8x, तो 8 × 6 हो जाएगा 48 ईयर्स, ठीक है। तो निकिता अपनी है 48 ईयर्स की, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया। या फिर आपको नहीं समझ में आया तो पिछले वाले मेथड से कर लो, कुछ भी नहीं है। अब कह रहे हैं 2 sin² θ प्लस में 3 cos² θ का मिनिमम वैल्यू बताओ। जब भी मैंने कहा था ना कि ट्राइगोनोमेट्री के एंड क्लास में a sin² θ प्लस में b cos² θ के फॉर्म में कोई अगर इक्वेशन है, वहां पे मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मिनिमम का मतलब छोटा वैल्यू ले लेना, और जो कॉफिशिएंट मतलब ये जो कॉफिशिएंट है इनके साथ या फिर इनका मल्टीपल जो है a और b में, और मैक्सिमम जब बोलेगा तो ये लार्जेस्ट वैल्यू ले लेना। तो इसमें से छोटा कौन है, 2 या 3? छोटा है 2, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गया 2, और मैक्सिमम कौन सा, बड़ा है 3, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया 3। तो यहाँ पे पूछा आपसे मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो यू कैन इजिली डू इट, करेक्ट आंसर इज 2। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39। किसी फैक्ट्री में 3 विभिन्न प्रकार के तेल के विभिन्न मात्राएं हैं, ओके। अब पहली प्रकार की गुणवत्ता की जो है ना 1404 लीटर, दूसरी प्रकार की जो तेल है, जो उसकी मतलब अलग अलग क्वालिटी या डिफरेंट क्वालिटीज की वहाँ पे ऑयल्स है, उसका जो है वो 2364 लीटर तेल है, और थर्ड जो है वो 2496 लीटर तेल है। तो बताओ समान आकृति की जो है कम से कम कितनी बोतलों की संख्या ज्ञात करो जिसमें से तीनों प्रकार के तेल को मिलाया या फिर भरा जा सके। मतलब कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है ना, जब भी कुछ अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना हो या फिर इक्वली स्टोर करना हो, लाइक किसी लाइब्रेरी के अंदर बुक हो गया, या फिर किसी कंटेनर के अंदर बुक हो गया, या फिर किसी कंटेनर के अंदर राइस मिल्क कुछ भी करना हो, या फिर किसी बॉटल के अंदर दूध या फिर तेल कुछ भी ऐसा भरना हो,
तो सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं डिजिट, उनका जो है ना आप क्या करोगे, HCF निकाल लो, इनका HCF निकाल लो आप सबसे पहले। HCF हो जाता है 12। HCF क्यों भाई, सबके अंदर, किसी भी बोतल के अंदर जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उस एक बोतल का होगा, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू फिल करोगे। अगर किसी बोतल के अंदर 3 लीटर का बोतल आ रहा है तो वो सबके अंदर 3-3 लीटर का कर दें, तो हम लोग HCF को क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, या फिर जी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, GCF कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है। तो यही चीज़ है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सारे बोतल में हाईएस्ट कितना आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो तेल को, या फिर कंटेन कर सकते हो। तो हाईएस्ट कह रहा है यहाँ पे 12 आ रहा है, और सबको फिर 12 से ना डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगा जोड़ देना। तो 12 से डिवाइड कर दोगे, 12 से डिवाइड कर दोगे सबको, तो 12 से जब डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 117, प्लस में जब इसको डिवाइड कर दोगे 12 से तो इसका 197, इसको जब करोगे तो 20 है, ठीक है। इसको सिंपली जोड़ दो सबको, क्या हो जाएगा 522 लीटर्स, ठीक है, और सॉरी लीटर नहीं बॉटल, यहाँ पे हो जाएगा बॉटल, 522 बॉटल, ठीक है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, XYZ, ठीक है, 1:2:3, ठीक है, ठीक है ना। तो ये रेशियो दे रखा है, और फिर कह रहे हैं ना कि आपको x² प्लस में y² प्लस में z² बराबर 224 है, ठीक है ना। तो वो पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, ओके ना, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू बता दो कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ करना है नहीं, सिंपल सा तरीका है, आपको x का वैल्यू 1x हो जाएगा, 2 का वैल्यू 2x हो जाएगा, 3 का सॉरी यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 नहीं, यहाँ पे yz है ना, तो y का वैल्यू 2x और z का वैल्यू हो जाएगा 3x, ठीक है। अब देखो x² को क्या कर सकते हो, x², y को क्या कह सकते हो 2x², z को कह सकते हैं 3x², इसका वैल्यू अपने पास 224, तो ये देगा x² प्लस 4x², और ये प्लस में 9x² का वैल्यू 224 है ना यहाँ पे, तो 9 ये 14x² बराबर 224, ये यहाँ से डिवाइड कर लो तो हो जाएगा क्या, 14 को कितने बार में, 16 बार में कट जाएगा, तो x बराबर हो गया 4, ठीक है ना। तो पूछ रहा आपका XYZ का वैल्यू बताओ, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 × 4 4, y बराबर हो जाएगा 4 × 2 8, 4 × 3 12, सबको जोड़ दो XYZ का, तो 12 18 हो जाता है 20, और ये 4 24, तो करेक्ट आंसर 24। तो ये हो गया 40 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट, ठीक है। और कमेंट करके बताओ कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने सही किए। और ज़्यादा से ज़्यादा फिर से मैं कहना चाहूँगा कि जो टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो इस टेस्ट सीरीज को बाई कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज को लगाने के बाद गारंटीड है कि सेक्शन 1 में 55+ स्कोर कर लोगे अपने पढ़ाई के साथ। अगर इस टेस्ट सीरीज को लगा के सारे मैथ, सारे इंग्लिश, सारे रीजनिंग, ये सभी को आप अच्छे से कर लेते हो तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।